अस्सलाम वालेकुम, चूली नमस्कार। मैं आरजे शहनाज आप सबका वेलकम करती हूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सबका वेलकम करते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि चाहे प्रोग्राम हो, चाहे वो न्यू अपडेट्स हो, हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड हो। और साथ ही आज जैसे कि मेरा एक स्पेशल पॉडकास्ट है जिसमें एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद है, जहाँ पे आज मुझे प्राउडली कहना पड़ रहा है कि हमारे द्रास से जिन्होंने रिसेंटली पीएचडी डिग्री हासिल किए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे सीआरएस टीम की तरफ से सबसे पहले आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, और सबसे पहले आपका वेलकम भी करते हैं हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे। थैंक यू सो मच सीआरएस टीम। मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव और एक अच्छा सा सीआरएस स्टेशन जो है रेडियो 90.4 एफएम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। एक इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया है। और साथ ही साथ मैं आप सभी टीम मेंबर्स का, सीआरएस टीम मेंबर्स का, 90.4 एफएम के सभी मेंबर्स का जो है बहुत थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आई एम ट्रूली ऑनर्ड for being here. Myself, Abdul Mateen Noor. I belong from village Trongjan subdivision Dras. I have recently done a PhD degree from CSIR IIIM Jammu. I actually joined there in the year 2020 January session. So I have recently completed a few days back. I have completed my PhD degree. यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि पीएचडी डिग्री जैसे कि आपने हासिल किया, वी आर प्राउड टू से, अगेन मैं कह रही हूँ कि हमारे द्रास में बहुत खुशी की बात होती है कि किसी ने रिसेंटली आपने किया अपना पीएचडी डिग्री। तो ये पीएचडी करने के लिए आपको किस लाइफस्टाइल से गुजरना पड़ता है, आपको जो है कितना टाइम वक्त आपको जो है लगा कि इस पीएचडी डिग्री को करने के लिए? आप पूछ रहे थे पीएचडी डिग्री को कैसे अवेल किया जा सकता है। अगर मैं अपनी जर्नी का बताऊं कि मैंने कैसे इसको अवेल किया। मैंने आई हैव एक्चुअली क्वालिफाइड CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2019। CSIR IIIM मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद जो है ये था कि इसमें आपको रिसर्च के साथ साथ आपको एक फेलोशिप भी मिलती है इसमें। और अगर दूसरे अल्टरनेटिव इसका वे बताएं कि अगर किसी को रिसर्च तो करना है लेकिन रिसर्च पे फोकस है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि नेट क्वालिफाई ना करे या वो ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में जो है रजिस्टर करे अपने आप को। होते हैं बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ होते हैं जो करना चाहते हैं विदाउट मतलब यूजीसी, या उनको किसी न किसी उसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, यूजीसी नेट वगैरह का एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए यही है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह आती हैं हर यूनिवर्सिटी में, हर साल आती हैं। साल में 2 बार एग्ज़ाम्स हुआ करती हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए। 2 सेशंस होते हैं, एक जुलाई सेशन और एक दिसंबर सेशन। हर यूनिवर्सिटी में होता है। और तो क्या करना होता है, किसी भी को भी अगर जाना होगा तो वो क्या कर सकता है अगर इंटरेस्ट होगा तो। हाँ, इसमें ये एक चीज़ ज़रूरी है, जाने से पहले ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी जब मैं रिसर्च में गया था। तो ये चीज़ें ज़रूरी है एक इंडिविजुअल को देखने के लिए, क्योंकि मुझे भी इस बारे में किसी ने नहीं बताया, लेकिन अब हम इस फील्ड से गुजर चुके हैं तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें बताई जाए, आगे तक लोगों तक पहुँचाई जाए कि फ़र्स्ट आपको क्या देखना है। ये सारी चीज़ें हो जाएगी, नेट भी क्लियर होगा आपको। अगर नेट क्लियर नहीं हुआ तो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक गाइड को ढूंढने में आती है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गाइड ही जो है आपका 5 साल तक आप अपने आप को हैंड ओवर कर चुके होते हो, अपने गाइड को सब कुछ दे चुके होते हो अपने आप। जो जैसे वो बताएगा वो वैसे करेगा, मतलब आपको करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक गाइड का जो है सबसे बड़ा रोल रहता है। अब स्टूडेंट का तो रहता ही रहता है, स्टूडेंट तो खुद मेहनत करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ एक गाइड का भी, अच्छे गाइड का होना ज़रूरी है। गाइड तो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छे गाइड का ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कैसे करें, उस पर पहले एक रिसर्च होनी चाहिए। जैसे हमें तो पता है कि आज जो है इंटरनेट का ज़माना है। पहले ही आपको कहीं पे भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको मिलती है जेआरएफ की पोजीशन या आपको पीएचडी के लिए मिलता है, तो क्या करें, आप उस पर रिसर्च करें पहले अच्छे से कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन जो है ऐसे गाइड्स हैं जो रिसर्च करा रहे हैं, और आपको किस फील्ड में जाना है। आप वेदर किसी भी फील्ड से हो, जैसे मैं बायोलॉजिकल साइंस से हूँ तो
दूसरों को भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल साइंस का ही देखें। वो क्या करें कि अपने फील्ड के ही रिलेटेड देखें। अगर किसी ने ज्योग्राफी में पीजी की है या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या दूसरे किसी हिस्ट्री में किसी सब्जेक्ट में, तो वो उसके रिलेटेड गाइड्स को वो करें, सर्च करें, उनके बारे में देखें, उसकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, जी उसने कौन सा अच्छा काम किया है, और वो कौन सा काम है जो आपको जो है मतलब आपको इंस्पायर कर रहा है उसका काम, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो पहले ये चीज़ें सर्च करें। आज का ये तो हो जाता है, हाँ लेकिन सर, आज आज मतलब जैसे पीएचडी कि तो अवेल हाँ करते हैं। जी पीएचडी बिल्कुल। के लिए अभी ये भी है सीएसआर, जैसे सीएसआर यूजीसी नेट का जो एक जॉइंट एग्जामिनेशन होती है। तो अभी पहले क्या होता था कि एक लेक्चररशिप का और एक जेआरएफ पोजीशन होती, जेआरएफ के लिए कुछ मतलब लिस्ट निकलती थी। जेआरएफ की कुछ था तकरीबन 3000-4000 पोजीशन मतलब वैकेंसीज होती थी, और उसके बाद जो है कट ऑफ अगर नीचे उससे जेआरएफ की पोजीशन से नीचे होगा तो वो उनको नेट डिक्लेयर किया जाता था। अब आज के टाइम पे क्या हुआ, टाइम पीरियड पे एक पीएचडी की जो वो अलग से जो है लिस्ट आती है, उसमें पीएचडी भी उन्होंने इंक्लूड करा है। कहने का मतलब कि एक जेआरएफ का, एक नेट का और दूसरा पीएचडी। अगर कोई किसी को पीएचडी करना होगा जी बिल्कुल। तो वो सीधा डायरेक्टली उस बेसिस पे जो है पीएचडी भी कर सकता है। तो ये आज जो है उन्होंने एनटीए ने जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये भी जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इस तरह से भी जो है लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रिसर्च के रिलेटेड, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रिसर्च की तरफ आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्च की तरफ आ जाए। तो ये सबसे बड़ा जो है उन्होंने अचीवमेंट की है। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा कि एक यहाँ पे मेनली एक गाइड का ज़रूरत होता है। तो जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि आज के स्टूडेंट्स को इवन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक कॉलेज हो, हर एक स्कूलों में उनको जो एक करियर काउंसलिंग उनको जो है होता है, जहाँ पे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा जाता है, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि कैसे वो अपने आने वाले कल में किस फील्ड में जाए, किस सब्जेक्ट को वो चूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लगता है कि तो बेसिकली करियर काउंसलिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें एक गाइड भी मिलता है और पता चलता है कि आने वाले कल में हम अपने कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट को, कौन से करियर को हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना रिसर्च किया है। तो रिसर्च में आपको यही होती है कि रिसर्च का मतलब ही ये होता है रिसर्च। ओके जो चीज़ें पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं उन पे फिर से एक बार रिसर्च करके आपको एक इनोवेटिव आइडिया ढूंढ के वो लोगों तक पहुंचाना है। एक इनोवेटिव आइडिया जो है लोगों तक पहुंचाना है, वो उसकी एक मेन जो नीड है इस टाइम पे वर्ल्ड को, वो सबसे जो है कंप्लीट कर रही है, या हम कह सकते हैं कि वो एकम्प्लिश जो कर रही है वो अभी की रिसर्च कर रही है। जी बिल्कुल। एक गोल को जो है किस तरह से हमें पाना है। जी तो टॉपिक की बात करें तो मेरा टॉपिक था एक्चुअली डायबिटीज़ रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज़ को लिंक करके। मेरा डायबिटीज़ अब सभी जानते होंगे ड्यू टू ग्लाइसीमिया, या हम कह सकते हैं कि शुगर कंटेंट जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से जो है डायबिटीज़ हो जाती है। देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। One is called as type 1 diabetes and other one is called as type 2 diabetes. Diabetes has actually a name, diabetes mellitus करके एक नाम है इसका। तो दो जो मैंने बताई आपको टाइप्स हैं इसकी, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। Other than that, these 2 diabetes conditions, there is a gestational diabetes also occurs in the society. ओके सर, तो देखिए जैसे कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे सोशल केसेस होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे सोशल कॉजेस होते हैं। देखो ये जो सोशल कॉज, जैसे ये भी एक किस्म का डायबिटीज़ जो है एक सोशल ह्यूमन हेल्थ पे एक जो है कंडीशन अराइज होती है ह्यूमंस पे। तो ये इसका अगर हम एक एपिडेमियोलॉजिकल वो देखें, एक फिगर देख लें या एक मैप देख लें, तो वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है ऑलमोस्ट 537 मिलियन पीपल्स आर जो है क्या है वो अफेक्टेड हैं दिस टाइप 2 ये डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से इफेक्ट है। और अगर हम अपने एशिया की बात करें, एशिया में जो है ये 9% जो है एशिया में ये जो है डायबिटीज़ होती है। और अगर कहें
अगर एक सिंपल टर्म में हम इसको कहें तो 10 में से एक बंदे को जो है डायबिटीज़ होती है। जी। तो इसकी बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ओनली डायबिटीज़ से ही प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इससे जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं ना, जैसे इससे जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती है इसमें है डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, जिससे हमारे नर्व के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, हमारे आंखों के जो सेल्स होते हैं, रेटिना का जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मंस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। इस तरह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी है, जिसमें किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। जी। तो ये जो है ये सारे कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटीज़ से एसोसिएटेड है। और मेरा जो पर्टिकुलर अगर काम का है ना, तो मेरा जो पर्टिकुलर काम था वो डायबिटिक न्यूरोपैथी पे था, जिसमें से नर्व जो सेल्स हैं वो डैमेज होती थी, तो उनको हम कैसे रिकवर कर सकते थे। जी, बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना काम के बारे में एक एलाबोरेशन दे देता हूँ कि मैंने कैसे इस पे काम किया, क्या काम किया मैंने इसमें। मैंने एक्चुअली एक नेचुरल कंपाउंड को पाया अपनी ही रिसर्च लेबॉर्ट्री में। नेचुरल कंपाउंड कहाँ से, एक बैक्टीरियल आइसोलेटेड कंपाउंड था, जिसमें से हमने आइसोलेट किया था नेचुरल कंपाउंड को बैक्टीरिया से। आइसोलेट करने के बाद उसको जो है हमने प्योरीफाई करके फिर जो है उसको डायबिटिक कंडीशंस में, डायबिटिक न्यूरोपैथिक कंडीशंस में हमने उसको देखा प्रीक्लिनिकल कंडीशन में। प्रीक्लिनिकल कंडीशंस क्या होती हैं, प्रीक्लिनिकल कंडीशंस होती हैं कि आप ह्यूमंस के अलावा किसी भी जानवर पे अगर वो टेस्ट करते हो, उसको प्रीक्लिनिकल कंडीशंस कहा जाता है। तो बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस में भी चीज़ों को देखा जा रहा है। आपको पता होगा जैसे डायबिटीज़ पे रिसेंटली एक आर्टिकल आया जिसमें पेनक्रियास को क्या किया, पेनक्रियास में जेनेटिक सेल्स को इंजीनियरिंग करके उसमें इंसुलिन का जो लेवल था उसको बढ़ाया गया। हमारे डायबिटिक कंडीशंस में होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम इलाबोरेट कर लेते हैं, तो ताकि थोड़ा सा व्यूवर्स को पता चले कि ये है क्या एक्चुअली। हम उस चीज़ को थोड़ा सा इलाबोरेट करके चलते हैं। तो डायबिटीज़ में क्या होता है एक्चुअली, जब हमारी एक नॉर्मल बॉडी का देखें या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का देखें, तो क्या करता है हमारी बॉडी में जब भी ग्लूकोज आता है जी, ग्लूकोज आता है तो मतलब एज ए फूड या किसी भी और सोर्स से आ जाता है, तो वो क्या होता है हमारी बॉडी को उसको इंसुलिन को जो है, जो हमारी पेनक्रियास जो है रिलीज करती है, जो इंसुलिन जो है इस पे एक्ट करता है, ग्लूकोज पे एक्ट करके वो बॉडी के हर ऑर्गन तक वो चीज़ उसको पहुंचा देता है। वो काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को तोड़ के सारी जगह हमारे हर टिश्यूज में वो उस चीज़ को पहुंचा देता है। उसके बाद अगर इस इंसुलिन में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो दैट मीन्स कि ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा। ब्लड में ही रह जाएगा तो दैट मीन्स कि ब्लड में बहुत सारी कंडीशंस अराइज होगी। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज होगा तो उससे नर्व सेल डैमेज होंगे, उससे रेटिना के जो सेल्स होंगे या हमारे आई के जो सेल्स होंगे वो डैमेज होंगे, या हमारे किडनी के सेल्स जो हैं नेफ्रॉन्स, जिनको बेसिक यूनिट्स ऑफ द किडनी कहा जाता है, वो जो है डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। ये सारी का सारा किससे हुआ, इंसुलिन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से। मैंने आपको पहले ही दो टाइप्स बताई थी, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है, एक्चुअली एक ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ ये होती है जिसमें हमारे अपने ही इम्यून सेल्स बॉडी के सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो उनको क्या समझ लेते हैं, फॉरेन समझ लेते हैं। तो फॉरेन समझने के बाद वो उनके खिलाफ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होना ही बंद हो जाता है। तो एक कंडीशन ये हुई कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही रिलीज नहीं होता है पेनक्रियास से, और दूसरी कंडीशन ये होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन तो रिलीज होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है, या हम कह सकते हैं कम ही क्वांटिटी में होता है, और वो जो है पूरी तरह प्रॉपरली टिश्यूज़ पे जो है काम नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारी बॉडी को ये ज़रूरी होता है, हमारे ब्लड को ये ज़रूरी होता है कि वो हर टिश्यू तक जो है ग्लूकोज को पहुंचा दे। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो है बेसिक हमारा जो मेटाबॉलिज्म है पूरी इस तरह चलता है। तो सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, हमारे इंडिया में ओवरऑल कितना रेशो है सर, यहाँ पे डायबिटीज़ का कितना रेशो रहेगा? अकॉर्डिंग टू अगर रिसेंट रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 100 मिलियन पीपल जो है इंडिया में जो है इस डायबिटीज़ की वजह से इफेक्टेड है अभी तक। ओके, तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डायबिटीज़ को हम कैसे यहाँ ख़त्म कर सकते हैं?
एक तो मैंने इसके बारे में रिसेंट एडवांसेस के बारे में जी। बोला कि अभी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वो एक साइंस में एक बहुत बड़ी तरक्की हुई, मतलब कह सकते हैं जी एक बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट, या कह सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ जो थी वो हमारी जो है ना अब ख़त्म होने को है। जैसे बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ में आप डाउन सिंड्रोम्स के बारे में पढ़े होंगे, टर्नर सिंड्रोम, ऐसी बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं, डिशूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत सारी और भी मतलब इस तरह की जेनेटिक डिजीज़ हैं। तो ये जो है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है एक्चुअली, थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, हमारे जो सेल्स में, जिस सेल की जीन में कोई ना कोई अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, जी वो हमारी एक्चुअली बॉडी का तो होता है कि उसको नॉर्मलाइज करना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है चीज़ें वो बॉडी नहीं कर पाती है। तो क्या होता है उस कंडीशन में, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, सेल्स को ही जेनेटिकली उसको प्रॉपरली ठीक किया जाता है, जी फिर हम बॉडी के अंदर डाला जाता है। इसी तरह से ये भी हुआ है, जो अभी की मैं रिसेंट उसका बता रहा हूँ, पेनक्रियास वाला जी बता रहा हूँ केस। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो पेनक्रियास के सेल जो थे वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर करके फिर उसको बॉडी के अंदर डाल दिया। देन जी उससे क्या हुआ कि वो जो सेल्स थे वो फिर से इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करने लगे। बिल्कुल दैट्स ए बिग अचीवमेंट। तो जी इस तरह से जो है ठीक किया जा सकता है। बाकी टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इट्स फेटल, इसको हम कह सकते हैं कि फेटल है, इसको ठीक ही नहीं किया जा सकता ये, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जी तो इसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन साइड बाय साइड थोड़ी एडवांसमेंट आ रही है जैसे हमारी साइंस में, तो जैसे हमने बताया, तो उसमें आगे आगे भी काम बहुत सारा हो रहा है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो फेटल डिजीज़ है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जी और टाइप 2 डायबिटीज़ में तो आपको पता है जैसे कि बहुत सारे दवाइयाँ जो है अभी अवेलेबल हैं इसमें मार्केट में, जैसे कि मेटफॉर्मिन है, ग्लिमिप्राइड है, ये सारे जो हैं काम कर रही हैं। तो इसके साथ साथ अगर होता क्या है एक्चुअली, ये हो किस लिए रहा है, अगर इसके कॉज पे जाए हम, ये डायबिटीज़ होती क्यों है, क्योंकि एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है लोगों ने अपनाया है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या किया है, लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ के ज़्यादातर उन्होंने अपना जो वक्त गुजारा है वो सिटिंग में गुजारा है। तो इस तरह से जो है बॉडी जो है पूरी तरह वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से जो है डायबिटीज़ राइज हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ आपने कही कि अगर हम जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस होते हैं, योगा होते हैं, क्या हम इससे रिकवर हो सकते हैं डायबिटीज़? हाँ हाँ, इससे इससे हो सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़ हाँ, करें फिजिकल तो? एक्टिविटीज से माना जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है पूरी तरह इंसान को फिट रखती है। जी बिल्कुल इंसान को फिट, इस तरह से ये भी है, डायबिटीज़ का केस भी है कि अगर हमने ये अपना सीडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ के एक्सरसाइज की तरफ काफ़ी जी। ध्यान दिया तो कोई भी डिजीज़ जो है उस पर इर्द गिर्द जो है नहीं आएगी। थैंक यू मतीन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लास्ट में जाने से पहले आप हमारे जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जैसे कि आज वर्ल्ड साइंस डे हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, तो इस मौके पे आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं अपने यूथ्स को, एज ए यूथ, मैं अपने यूथ्स को एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ रिलेट करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप करने की कोशिश करें सोसाइटी को देख के। बाकी ये चीज़ें जैसे कि ड्रग्स वगैरह हैं, इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहना चाहिए। और ये एक मैसेज रहेगा मेरा अपने यूथ्स को कि ड्रग्स से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मतीन सर। तो ये थे हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मतीन सर, जिन्होंने रिसेंटली पीएचडी डिग्री हासिल किए हैं। और जैसे कि आज आप सबको पता होगा, उन्होंने जो है अपने कुछ वैल्यूबल वर्ड्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगते हैं कि जैसे कि मतीन सर ने कहा कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की, जितने भी यूथ्स हो उनको अपने करियर को, अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए गाइडेंस की सख्त ज़रूरत होती है। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि एक फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिए हैं कि आप लोगों को स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, उससे दूर रहना है। सो थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम यानी पॉडकास्ट है आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। इस तरह के प्रोग्राम्स सुनने के लिए आप हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म को, हमारे सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अल्लाह हाफिज़। आपके शहर